ये है कि अधिकतर इस पर कई मूवियां भी बनी हैं कि केसेस ज्यादा हैं, जज कम हैं। तो इस संबंध में भी थोड़ा दर्शकों को बताइए कि कितना वर्कलोड रहता है। तो क्या लगता है जो 2001-2 के समय कैसे केसेस आपके सामने आते थे और अभी 2026 चल रहा है, कौन से ऐसे केसेस है सामने आते हैं ज्यादातर? देखिए, पहले जीएसटी के मुकदमे इस समय खूब आ रहे हैं। इस समय शादी में जिसने वो ऐसे करके झुनझुना बजाया था वो भी एक दिन हमारे कंधे पे पीछे से हाथ रख के कह रहा था कि आपकी बहुत दिन बाद दिखे। तो मतलब समझ लो कि ये अधिकार हमने उसे दिया है, क्योंकि वरना तो वो झिझकता अगर हम अपने उस सामान में सरकार करोड़ों रुपए शिक्षा के क्षेत्र में खर्च कर रही है। तो आज वो बच्चों में इतनी ग्रोथ क्यों नहीं हो पा रही? कहाँ पर आपको कोई कमी लगती है? क्या वीडियोस देखकर युवा मोटिवेट खुद को कर सकते हैं या ऐसा कुछ मोटिवेशन हो सकता है? नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं यूथ इंडिया लाइव के द वायरल ज्ञान पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो मृदभाषी, जिनमें लेस मात्र का अहंकार नहीं और उनके बचपन से लेकर आज तक जो मिलते हैं सामने वाले का को छोटा महसूस नहीं होने देते हैं। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज मिस्टर चंद्रशेखर जी, सर बहुत बहुत धन्यवाद आज आपसे मुलाकात हुई, आज आपने समय दिया हमारे इस पॉडकास्ट चैनल को। तो सर, हम आपसे आज जानना चाहते हैं कि आपकी पढ़ाई के जीवन की शुरुआत कहाँ से हुई, शिक्षा कहाँ से प्राप्त हुई, इसके संबंध में बताइए। मैं प्रारंभिक स्तर से मोहम्मदी से ही शुरुआत हुई शिक्षा की। मेरे पिताजी शिक्षक थे, इंटर कॉलेज में हिंदी के प्राध्यापक थे और शिक्षा के क्षेत्र में बचपन से ही ऐसे संस्कार मुझको प्राप्त हुए कि घर में पढ़ाई का माहौल था जी। तो पढ़ाई तो मतलब समझिए विद्यालय जाना तो एक अलग औपचारिकता थी। प्राथमिक स्तर पर घर से ही हमें सब कुछ ज्ञान मिल जाता था, लेकिन हाँ ये है कि और भी चीजें कि कैसे लोगों के साथ व्यवहार करना है, कैसे क्या चीज करना है, तो विद्यालय की आवश्यकता भी पड़ती है और वो आवश्यक भी होता है, क्योंकि एक जो जिसमें कहना चाहिए कि अनुशासन जो आता है वो विद्यालय जाने से बेहतर और किसी जगह से नहीं आ सकता है, क्योंकि वहां आपको कई बच्चों के साथ बैठना है, उनके साथ कुछ ना कुछ व्यवहार करना है और वो व्यवहारगत जो भी चीजें हैं वो आप विद्यालय से ही सीख सकते हैं, क्योंकि समाज में अंततः आपको चल के आगे एट लार्ज समाज से ही समव्यवहार करना है। तो प्राथमिक स्तर पर मैंने शिक्षा जो ग्रहण की वो कई विद्यालयों में मैंने ग्रहण की। कक्षा 1 से 5 तक मेरे पास प्रारंभिक स्तर से ही विद्यालय चुनने का अधिकार मेरे माता पिताजी ने दिया हुआ था। अच्छा। तो मैं जहाँ कहीं अगर कहता था तो वो कोई बहुत ज्यादा उस पर क्वेश्चनिंग नहीं होती थी और उसी विद्यालय में मेरा एडमिशन करा दिया जाता था। और जहां तक कारण रहता था कि फला मित्र उस विद्यालय में चला गया है तो हमें भी जाना है, तो कहे कि ठीक है जाओ। तो कक्षा 5 तक तो मैंने कई विद्यालय बदले हैं जी। उसके बाद में मैं कक्षा 6 से इंटर तक की पढ़ाई मैंने जेपी इंटर कॉलेज मोहम्मदी खीरी से की है और फिर आगे जी। जहां तक मुझे जानकारी है कि आपका पूरा परिवार एक शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा रहा है। आपके भाई प्रोफेसर रहे, आपके पिताजी का भी काफी नाम रहा, वो भी प्रोफेसर थे। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है जब पूरा घर में पढ़ाई का माहौल था तो ऐसा कुछ दबाव कि आपको पढ़ना ही है, ऐसा कुछ नहीं? पढ़ना ही क्या कि जैसे ही कहा जाएगा कि संस्कारों में ही सम्मिलित था, क्योंकि मेरे पिताजी, मेरे मतलब पिताजी के भी पिताजी वो भी अध्यापक ही थे। अच्छा। मतलब तो ये और हमारी पीढ़ी के बाद वाली पीढ़ी, मेरी एक भतीजी भी अध्यापक ही है। अच्छा। वो शादी हो गई है, लखीमपुर में है। तो समझ लीजिए कि जैसे उपलब्धता थी मेरे पास, चूंकि मैं मेरिटोरियस छात्र रहा हूँ जी। मतलब कभी मैंने कक्षा में सेकंड पोजीशन पे नहीं आया। जिस कक्षा में रहा मैं फर्स्ट पोजीशन पे ही पास किया मैंने। और इंटरमीडिएट में तो मैंने जिला टॉप किया था मैंने। और पढ़ाई में जब दो संस्कार भी मिले थे और भाई ईश्वर की कृपा रही कि अच्छा ज्ञान हमने अर्जित किया, तो बस मैं चाहता था कि जो परिपाटी चली आ रही है उसको कुछ बदला जाए, कुछ और एक जो चीजें जिससे मोहम्मदी अछूती थी वो चीज मैं हासिल करना चाहता था। कि मोहम्मदी में कोई भी ऐसा नहीं था कि जो जज हुआ उससे पहले जी। और ना हमने एलएलबी किए हुए तो बहुत देखे थे, लेकिन कोई भी व्यक्ति एलएलएम नहीं था यहाँ। अच्छा। प्रॉपर मोहम्मदी का। तो मैंने उस चुनौती को स्वीकार किया कि मैंने एलएलएम किया। एलएलएम करने के दौरान ही मेरा चयन उसके लिए असिस्टेंट प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर के लिए हो गया। एलएलएम मेरा पूरा नहीं हो पाया था, लेकिन खैर ज्वाइनिंग उसकी थोड़ी डिले हुई तो मेरा एलएलएम भी पूरा हो गया। मैं कहना चाहता हूँ आप जिस पोस्ट पर हैं, इस इतने बड़े ओहदे पर हैं,
जैसे मित्र उस समय रहे होंगे तो मुलाकात होती है? हाँ बिल्कुल होती है, और उसी भाव से होती है। अच्छा। और क्या, मोहम्मदी में जाके आप किसी से भी ना चर्चा कर लीजिए तो वो मैं उसी भाव से मिलता हूँ, क्योंकि जब मैं मोहम्मदी आता हूँ, आज भी मतलब जिस चाट की ठेले पर चाट खाया करता था, तो वो हमको बुला के गिला हुए पकौड़ी खाते चले जाओ। क्योंकि समझ में मेरी बात हुई कि आप सामने वालों को बिल्कुल छोटा महसूस नहीं होने देते। अभी अभी मेरी जितनी आपसे मुलाकात हुई बहुत ही मिलनसार, इससे मैंने आपसे पूछा कि अक्सर होता है जब आदमी एक मुकाम पे पहुंच जाता है, अपने दोस्तों को भूल जाता है, अपने परिवार को भूल जाता है। नहीं देखिए, अब तरह तरह के लोग होते हैं। जैसे यहाँ हमने मोहम्मदी में ही देखा है कि क्लर्कियल पद पर भी आ गए हैं, तो वो ऐड के ऐसे चल रहे हैं कि जैसे लगता है कि उन्होंने, अरे भाई आपने पद पाया है तो आपका वो पद अपने लिए है, अगर उसका लाभ किसी दूसरे को कुछ आप दे रहे हो तो उस पर अधिकार जताएं, और अगर नहीं कुछ दे रहे हैं तो आपका पद आपके लिए है, और आप जहां कहीं होंगे वहां के लिए है भाई, उस जनता के लिए तो आप सामान्य व्यक्ति हैं भाई। हम यहाँ पे आते हैं, अगर हम अपने को यहाँ भी अगर न्यायाधीश ही समझते रहेंगे तो जनता हमसे जुड़ेगी ही नहीं। यहाँ हमने वो अधिकार दे रखा है कि हमारे शादी में जिसने वो ऐसे करके झुनझुना बजाया था वो भी एक दिन हमारे कंधे पे पीछे से हाथ रख के कह रहा था कि आपकी बहुत दिन बाद दिखे। तो मतलब समझ लो कि ये अधिकार हमने उसे दिया है, क्योंकि वरना तो वो झिझकता। अगर हम अपने उस सामान्य न्यायाधीश वाले आचरण, जैसे मेरठ में मैं आचरण करता हूँ, वैसे अगर यहाँ आचरण करने लगूं तो कोई हमारे नजदीक नहीं आएगा। तो हमें तो यहाँ मित्रवत, हमें तो यहाँ जो रिश्ते हैं वो चाहिए हमें ना, कि माता जी हैं तो माता जी की तरह, जो चाची हैं वो चाची की तरह, जो भाभी हैं वो भाभी की तरह, वो देवर हमको समझे ना। अगर न्यायाधीश समझने लगेंगी तो फिर हमारी भाभी कहाँ रहेगी। तो जैसे हम आपसे एक सवाल और चाहते हैं, जैसे आपके समय की पढ़ाई और आज वर्तमान में सरकार करोड़ों रुपए शिक्षा के क्षेत्र में खर्च कर रही है, तो आज वो बच्चों में इतनी ग्रोथ क्यों नहीं हो पा रही? कहाँ पर आपको कोई कमी लगती है? नहीं, ग्रोथ तो बच्चे खैर अब भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन अब आजकल भटकाव के रास्ते बहुत हो गए हैं क्योंकि ये जितना भी इंटरनेट मीडिया और ये सब चीजें हैं, तो अब अगर सही दिशा में उसका उपयोग करें बच्चे तो उससे ज्ञानार्जन भी होता है। लेकिन अगर भटकाव वाली स्थिति है तो अब जैसे बच्चे के हाथ में मोबाइल है, अब वो समझ नहीं पा रहा कि हमें किन चीजों पे ध्यान देना है, किन चीजों पे नहीं ध्यान देना है। वो गलत कंटेंट को अगर चूज करके और वो गलत दिशा में जाएगा तो भटकाव भी है। हम लोगों के समय में ये भटकाव नहीं था। अच्छा। क्योंकि सीमित मात्रा थी कि आउटडोर खेल ही हम लोग खेलते थे। तो गर्मी के दिनों में हमें याद है कि जब हम लोगों को रोके रखना होता था कि ये लोग बाहर ना जाएं, तो शतरंज, लूडो, कैरम, इन सब का इंतजाम करके हम लोग को घेर के बैठाया जाता था कि तुम खेलो ये बैठ के ही है, और वो सीमित मात्रा में होता था। क्योंकि भाई आप अगर आउटडोर खेल खेलेंगे तो उससे थकान भी होगी, आप अनलिमिटेड समय तक नहीं होते। थकान तो इससे भी हो रही है, जो आजकल बच्चे ज्यादा कंटेंट नेट पे अपना जो बिता रहे हैं, लेकिन वो थकान महसूस ऐसे नहीं होती सामान्य, क्योंकि वो आंखें थक रही होती, दिमाग थक रहा होता है। लेकिन हम लोग शारीरिक रूप से थकते थे उसमें, तो वो समय 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे, बस इससे ज्यादा हम लोग नहीं व्यतीत कर पाते थे। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जो वर्तमान का जो युवा है, ये बहुत, इस टॉपिक पे मैंने बहुत रिसर्च भी करी है, तमाम सोशल मीडिया पर वीडियो रहती है मोटिवेशन के लिए। क्या वीडियोस देखकर युवा मोटिवेट खुद को कर सकते हैं, या ऐसा कुछ मोटिवेशन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। कि अब जैसे होता क्या है कि कई बार तो आपका आचरण ही मोटिवेशन के लिए पर्याप्त होता है, कि वो पहले तो जो व्यक्ति जो मोटिवेशन के लिए जो लेक्चर दे रहा है, जो बता रहा है, पहले वो अपने को भी तो प्रूव करके दिखाए कि जैसे यहाँ मोहम्मदी के हम जब मतलब समझ लीजिए कि न्यायाधीश जब हम चयन हो गया मेरा, तो हमसे मोटिवेट होके ही स्वयं, मतलब हमसे उन्होंने मोटिवेशन ऐसे नहीं लिया कि हमने उनको बताया, लेकिन चूंकि उन्होंने देखा कि हाँ मोहम्मदी का भी बच्चा एक जो है वो उस स्तर तक पहुंच सकता है, और यहीं से पढ़े हुए कि इंटर तक की पढ़ाई यहीं से की है और कोई कोचिंग नहीं ली, और हमने तो ट्यूशन तक नहीं पढ़ी है, कि चूंकि जिस तरह का माहौल रहा है, तो वो आचरण से ही मोटिवेशन मिल जाता है। तो पहले तो वो व्यक्ति जो मोटिवेट कर रहा है वो अपने को प्रूव तो करे पहले कि हाँ हम ऐसे हैं कि हमारा अनुकरण किया जाए। आजकल सोशल मीडिया पे तुरंत लोग वीडियो बना के डालने लगते हैं, जानकारी देने लगते हैं, खुद भले भविष्य में कुछ किया ना हो, वो एक अलग पॉइंट व्यू, और उनके लाखों फॉलोवर्स होते हैं, उनसे लोग सीखने भी लगते हैं कि हाँ ऐसा इन्होंने करा है तो हम भी करते हैं, हो जाएंगे। तो ये देखिए, ये सब एक बुलबुला है, ये जैसे नहीं कि एक जैसे कि अब उसमें वास्तविकता क्या है कि आप देखते होंगे कि ऐसे जो चरम पे पहुंचे हैं तो फिर नीचे भी उतनी जल्दी से आए हैं जितनी जल्दी से ऊंचाई पे पहुंचे हैं, जहां पे तो स्टैंड, जब आप रियल वास्तविक तथ्यों के आधार पे आप पहुंचोगे तो आप टिके रहोगे, और अगर एक बुलबुले की तरह होगे तो जैसे ही कहीं कुछ एक नोक कहीं
किसी ने हिट की तो वो तुरंत के तुरंत फूटेगा, स्टेप बाय स्टेप ही आगे। सब सफलता की सीढ़ी वही है, कोई भी एक रातों रात में कोई भी अपने को प्रूव नहीं कर सकता है रातों रात। अभी आपकी पोस्टिंग कहाँ है और कितने वर्ष हो चुके हैं कार्यकाल? मैं इस समय मेरठ में कार्यरत हूँ, वहां पे विशेष न्यायाधीश सीएट के पद पर, और अतिरिक्त रूप से किराया अधिकरण का भी अध्यक्ष पद का भी मुझे पदभार मिला हुआ है, और विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए भी मैं हूँ वहां पर। कार्यभार कई चीजों का है मेरे पास वहां, और मैं अप्रैल 2024 से मेरठ में कार्यरत हूँ। और पूरा सेवा काल मेरा 2001 में मैंने ज्वाइन किया था, और अब लगभग 24 साल से ऊपर का समय हो गया है। 24 साल से आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं। एक सवाल ये है कि अधिकतर इस पर कई मूवियां भी बनी हैं कि केसेस ज्यादा हैं, जज कम हैं, तो इस संबंध में भी थोड़ा दर्शकों को बताइए कि कितना वर्कलोड रहता है, कैसे? जो जनसंख्या के आधार पर जो जनसंख्या के आधार पर प्रति एक जो जज पर कितनी जनसंख्या होनी चाहिए, या इतनी जनसंख्या पे कितने जजेस होने चाहिए, तो वो रेशियो में हम विकसित देशों से बहुत पीछे हैं जी। मतलब आज की संख्या से अगर 10 गुनी संख्या कर दी जाए तब भी हम उनके बराबर नहीं पहुंचेंगे। तो अब संसाधनों की भी कमी होती है सरकार के पास कि भाई सभी चीजें देखनी है, कि न्याय को भी देखना है, और बाकी विकास जैसे गरीबी है, गरीबी उन्मूलन है, या और भी तमाम विकास की परियोजनाएं हैं, तो उनके लिए भी। लेकिन फिर भी ये हमारे लिए एक दुर्भाग्य का विषय है कि कभी भी ये हमारे चुनाव का आधार नहीं बनती हैं चीजें, क्योंकि ये सरकार तो हमारे मतलब चीजें सोच के वो चीजें करती है, लेकिन जैसे भाई वही जनता जब सड़क पे चल रही है, सड़क निर्माण कार्य चल रहा है, या और कोई भी चीज चल रही है, जनता तो वही है, और जो न्यायालय आ रही है वो भी वही जनता है। लेकिन ये अगर बने तो कुछ हो सकता है कि और बेहतर विकल्प सामने आ सकते हैं, कि ये चुनाव में भी ये मुद्दा बने कि नहीं, हमको शीघ्र न्याय मिलने के लिए भी कुछ ना कुछ और ठोस कदम उठाए जाने चाहिए। सरकार प्रयास कर रही है निरंतर, की बजट आता है और सब चीजें, न्यायालय भवन भी बन रहे हैं, सब चीजें हो रही हैं, लेकिन फिर भी अभी वो पर्याप्त नहीं है, कि उसमें कुछ और अभी उनके प्रयासों की आवश्यकता है, और उसमें सहभागिता हम सब लोगों की हो। क्योंकि अगर हम दबाव बनाएंगे कि मान लीजिए कि हम अपने स्थानीय सांसद, स्थानीय विधायक और उन सब पर, तो वो अपनी बात रखें जाके कि भाई हमारे यहाँ इतनी कोर्ट और ये आ जाए, ये चीजें, ये समस्या दूर हो जाए, तो मतलब चुनाव में भी ये मुद्दे आने चाहिए उठ के, कि ये हमारे लिए त्वरित न्याय भी एक आवश्यकता है, और उस पर भी एक ठोस कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। आपका 24 साल का कार्यकाल रहा 2001 से लेकर 2026, तो देखा जाए आपने ग्रामीण सड़कों से लेकर और जो आज एक्सप्रेस वे, जो देश की गति है, वो सभी आपने देखी है। तब सोशल मीडिया नहीं था, लोग परिवार के बीच में बैठते थे। आज सोशल मीडिया है, और थोड़ी भी कुछ आदमी घर खाना भी मंगाना होता है तो अपना मोबाइल से ऑन कर लिया, घर खाना आ गया। तो इन दोनों चीजों में जो बदलाव हुआ है, तो आपके सामने तमाम केस आते होंगे, तो क्या लगता है जो 2001-2 के समय कैसे केसेस आपके सामने आते थे, और अभी 2026 चल रहा है, कौन से ऐसे केसेस सामने आते हैं ज्यादातर? देखिए, पहले अंतर तो आता ही रह रहा, जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी है जी। तो अब जैसे इस समय जो साइबर फ्रॉड के मुकदमे, या जैसे नए बिल्कुल बताएं आपको, जीएसटी के मुकदमे इस समय खूब आ रहे हैं। इस समय होता क्या है कि लोग फर्जी फर्म बना लेते हैं और कोई ट्रांजैक्शन नहीं होता है, तो वो उसको कहते हैं क्रेडिट इनपुट। अच्छा, वो होता है। तो जैसे एक फर्जी फर्म बनाई, पेमेंट यहाँ से वहां के लिए उन्होंने कहा कि ये सामान हमने यहाँ से लेके वहां पर हमने वो ट्रांसफर किया, कोई माल ट्रांसफर ना खरीदा गया ना बेचा गया, और वो जो क्रेडिट इनपुट होता है वो कमीशन वो अपना उससे ले लेते हैं वापस। अच्छा, तो कहने का मतलब वो जीएसटी सरकार के राजस्व की क्षति होती है, और इसीलिए वो आर्थिक अपराध की श्रेणी में गिने भी जाते हैं वो। तो अब ये उस समय नहीं थी इस तरह की चीजें, कि जितने भी जो ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी से संबंधित है, भाई देखिए कि डिजिटल अरेस्ट वाले आपके मामले बहुत हैं, और अभी हमारे पास वो तंत्र उतना सुदृढ़ नहीं है कि अभी हम इनको रोकथाम इतनी सुदृढ़ता से कर पाए, क्योंकि जब तक किया जाता है तब तक कुछ ना कुछ और टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट हो जाता है, और जो सरकारी मशीनरी है वो थोड़ी पीछे रह जाती है। लेकिन फिर भी प्रयास चल रहे हैं बड़े स्तर पर, क्योंकि अभी हम एक दिल्ली में है फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी, उसी में ट्रेनिंग के लिए गए हुए थे, तो देखा कि हमारी सरकारी संस्थाएं भी बहुत प्रयास कर रही हैं इस संदर्भ में। लेकिन यहाँ पर एक चीज होती है कि जनता के लिए भी जागरूकता की कमी है,
तो इसके लिए सरकार को भी प्रयास कर रही है, लेकिन अभी सामान्य जनता तक वो जागरूकता उतनी सक्षमता से नहीं पहुंचाई जा रही है। तो इसमें हम आपसे भी आग्रह करेंगे कि आप चूंकि जुड़े हो सोशल मीडिया से, कि ये जागरूकता जनता तक आसानी से उपलब्ध हो, कि वो इन चीजों को पहचान सके कि हाँ ये चीज ऐसी करनी है, ये चीज ऐसी नहीं करनी है। तो जितना ही जनता जागरूक होगी उतना ही ये चीजें पे अंकुश लगेगा। एक बात और हम आपसे जानना चाहते हैं, आपके जीवन में कोई ऐसा एक केस बताइए जो हमारे दर्शक जानना चाहते हों, जो आप शॉक्ड होगे कि ऐसा भी कोई केस हो सकता है, कोई जीवन को कोई एक ऐसे किस्से का केस। हाँ, तो आपके लिए आश्चर्य वाली आपको बताएं, एक मैट्रिमोनियल विवाद एक हमारे सामने आया, चल रहा था। तो मतलब वही ये झगड़े की जड़ में हमने जाने की कोशिश की जी। तो वो मतलब फिर निकल के आया कि वो बहू ने बताया हमको, मतलब जो पीड़िता थी वो जी, कि हमारी सास को मसूर की दाल बहुत पसंद है। अच्छा। और वो सातों दिन मसूर की दाल बनवाती हैं अपने घर में, और मसूर ही लगी रहती, खेत में भी मसूर उगवाती हैं। और मुझे मसूर की दाल बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मैं कहती हूँ कि कम से कम 2 दिन अरहर की दाल बना लो, और वो बनाती नहीं। यही विवाद है हमारा। और उस विवाद के चक्कर में दहेज की प्रताड़ना का जो मुकदमा चल रहा था। तो हमने मतलब उसमें भाई सास को भी बुलाया और एक मीडिएशन उसमें करके, मध्यस्थता करके, कि भाई ठीक है कि बहू है, अब आप अपनी ही क्यों थोप रही हो भाई, ठीक है आप रोज मसूर की दाल खाओगे, खाओ, तो उसको 2 दालें बन जाए एक दिन में, कोई जरूरी नहीं कि 2 दालें बने। सही बात भाई, एक दाल की बजाय 2 दालें बना लो, वो थोड़ी मात्रा में वो बहू खा लेगी। तो खैर वो मामला निपट गया उनका। अच्छा, ऐसे केसेस भी वहां तक पहुंच जाते हैं। हाँ, तो भाई देखिए होता क्या है, कुछ ना कुछ कभी-कभी विवाद के पीछे बहुत छोटी सी घटना होती है, और वो समय रहते अगर उसका निदान ना किया गया तो बड़ा रूप ले लेती है। इसी पे बताएं आपको एक और, जैसे मैट्रिमोनियल में ये सब मजेदार किस्से आते हैं जी जी, कि आई बहू ब्याह के, तो मतलब समस्या जब ये तो बाद में पता चला, मुकदमा तो दहेज का चल रहा था, मेरे सामने आया था, जो पता चला कि जो असली समस्या की जड़ थी कि इनके घर में बाथरूम नहीं था ससुराल में लड़की के। तो जब हमने उसमें मतलब मीडिएशन के तौर पे ही मतलब जब बातचीत की दोनों पक्षों से, तो वो सास एक दिन कहने लगी कि हम नहाते हैं, इनकी जेठानी नहाती है, इनकी ननद नहाती है, उनको नहीं कोई दिक्कत, इनको बड़ी दिक्कत हो रही है। तो हमने भी समस्या को समझा। हमने कहा कि जो अगर मान लीजिए कभी भी खुले में नहीं नहाई होगी औरत, तो वो नहीं नहा सकती है। तो हमने कहा कि ये उसके पति से कहा, हमने कहा कि यार एक चीज बताओ, तुम क्या एक बाथरूम नहीं बना दे सकते? कहे हम सब साहब गरीब हैं। हमने कि कितने भी गरीब हो, 3 दीवारें तुम्हें खड़ी करनी है 6-6 फीट की, और उतने उसके ऊपर टीन डाल दो। सही बात है। तो खैर वो हमने कहा कि अगली डेट जो दे रहे हैं उसमें तुम बाथरूम अगर बना के नहीं आए तो फिर मामला नहीं सुलझेगा। अच्छा। और वो खैर उसने बाथरूम बनवा लिया और मामला बस तुरंत समझौता हो गया उसमें। तो है, आते हैं इस तरह के भी केसेस देखने को मिलते हैं, जहां पर मैट्रिमोनियल केसेस में ही ऐसे देखने को मिलते हैं। जैसे आप बता रहे हैं ये केसेस आपको सुनने मिलते हैं, क्या लगता है कि वर्तमान में ये कुछ ज्यादा ही नहीं बढ़ गए हैं? अब असल में है क्या कि देखिए ना, कि जो एक स्वतंत्रता शब्द होता है और एक स्वच्छंदता होता है जी। तो आजकल की पीढ़ी स्वतंत्रता को मिस कम्युनिकेट करके वो समझ रही है स्वच्छंदता। देखिए स्वतंत्रता हमेशा कुछ ना कुछ अंकुश लिए होती है, कि जैसे हमारे संविधान में भी जो भी स्वतंत्रताएं दी गई हैं आर्टिकल 19 में जी, तो उसमें सब में कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शन लगे हुए हैं, कि बोलने की स्वतंत्रता पर इस आधार पर आप अंकुश लगाया जा सकता है, घूमने फिरने की पर इस आधार पर लगाया जा सकता है। तो कहने का मतलब धर्म की भी स्वतंत्रता है, लेकिन उस पर भी अंकुश के तरीके बताए गए हैं कि किन किन तरीकों पर इन पर भी अंकुश है। राइट। स्वच्छंदता बिल्कुल निरंकुश होती है। तो जब आदमी स्वतंत्रता और स्वच्छंदता का अंतर समझना अगर खत्म कर देता है, दिक्कत वहीं से शुरू होती है, कि यहाँ समाज में रह के कोई व्यक्ति स्वच्छंद नहीं हो सकता है। वो स्वतंत्र तो होगा भाई, जैसे हमने बचपन में ही पढ़ा है कि आपकी स्वतंत्रता वहीं तक है जहां तक दूसरे की नाक नहीं शुरू हो रही है। अगर दूसरे की नाक शुरू हो गई तो उसकी सीमा पे आप अतिक्रमण कर रहे हो। तो हमें जहां तक मतलब लगता है, जो हम केसेस देखते हैं और जो भी चीजें, और मैट्रिमोनियल केसेस की इस समय कुछ ज्यादा ही संख्या बढ़ गई है। जबकि पहले समय में जैसे हम लोगों की जॉइंट फैमिली हुआ करती थी, अपने चाचा हैं, ताऊ हैं, सब एक ही घर में रह के सब एक छत के नीचे रहते थे। तो वो वही देखिए सहनशीलता तब लोग समझाने के लिए भी होते थे, कि अगर उदास देखा तो पूछा जाता था कारण, कि भाई क्यों तुम परेशान हो, कुछ ना कुछ ढाढ़स बताने के लिए भी लोग होते थे। अब आप आए हो
न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे हो, 2 लोग हैं, पति और पत्नी। अब अगर मान लीजिए उन दोनों में भी कोई अनबन वाली स्थिति हुई तो कौन संभालने के लिए स्थिति है? या तो वो स्वयं संभालने के लिए उस स्थिति में, और इतना आदमी ने अपने को व्यस्त कर रखा है कि अपने आप में आपस में बात करने तक के लिए समय नहीं निकाल पा रहे हैं लोग हैं। राइट। तो जब कम्युनिकेशन ही नहीं होगा तो कहां से समस्याएं सुलझेंगी? एक तमाम आपसे बात हो रही है, बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे पॉडकास्ट के साथ में, और द वायरल ज्ञान पॉडकास्ट आप देख रहे हैं। इसे जो युवा है वर्तमान में राजनीति के क्षेत्र में ज्यादा बढ़ रहा है, और खासकर ये उत्तर प्रदेश का युवा ज्यादा है। क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश के युवा जो हैं पढ़ाई का स्तर ना, राजनीति को और ज्यादा बढ़ रहा है, और ये 2025 जो इधर 2-3 सालों से ज्यादा चरम पर है? क्यों ऐसा, मतलब क्या कारण लगता है आपको? असल में देखिए होता क्या है कि जैसे जो भी चीजें दिख रही होती रोल मॉडल, जैसे भाई अभिनेता ही हैं। जब एक समय था, हम लोगों का दौर था, तो उस समय हर बच्चा जो है वो अभिनेता ही बनना चाहता था। कुछ ना कुछ किसी न किसी उस अभिनेता के फ्रेम में अपने को सेट करके वो उसी फ्रेमवर्क में अपने को सेट करना चाह रहा था। तो होता क्या कि ग्लैमर की दुनिया होती है भाई, बट नेचुरल जो तरुणावस्था जो होती है वो ग्लैमर की तरफ आकर्षित होती है। और निसंदेह इस समय राजनीति में ग्लैमर है कि भाई वो देखते हैं कि हाँ इनके पास ये पद, ये हैसियत है, वो कोई निर्णय लेने की शक्तियां उनके पास हैं, या कोई भी चीज है। तो उसके पीछे एक कारण ये भी होता है कि भाई एक तो देखिए उससे प्रभावित हो रहे हैं वो कि हम भी ऐसे ही बने। दूसरी चीज ये होती है कि कभी कभी मन में धारणा ये भी होती है कि हाँ हम इस पद पर पहुंच जाने के बाद कुछ अपने इर्द गिर्द वाले लोगों के लिए कर सकते हैं। तो ये दोनों भाव है कि जैसे समय समय पर देश काल परिस्थिति में, जैसे एक समय था कि युवा, जैसे आप यहीं से चले जाइए कि हरियाणा में है युवा, सब खेल में आपको देखना कि विशेष रुचि दिखाएंगे, उनके रोल मॉडल खेल के खिलाड़ी लोग ज्यादा होते हैं। ऐसे आप साउथ इंडिया में केरल, तमिलनाडु इस तरफ चले जाइए तो आपको विज्ञान के क्षेत्र में जरूर, मतलब एक अच्छा खासा प्रतिशत जो है वो युवाओं का, वो आपको विज्ञान की तरफ आकर्षित दिखेगा। तो बट नेचुरल है कि ये क्षेत्रीयता का भी असर होता है। और हम उत्तर प्रदेश में हमेशा कहा जाता है कि राजनीति का गढ़ यहीं से पूरे भारत को जो है कंट्रोल करता है, कि कभी भी देख लीजिए कि यहाँ का जो रिजल्ट होगा वो पूरे देश पे प्रभाव डालता है, क्योंकि हम सबसे बड़ी जनसंख्या वाले राज्य हैं, तो बट नेचुरल हमारे पास सीटें भी ज्यादा हैं जी। और वो प्रभाव हमेशा तक, बिल्कुल शुरुआती दौर से देख लीजिए कि 1952 के चुनाव से लेके और आज तक उत्तर प्रदेश की राजनीति पूरे देश पर प्रभाव डालती है। तो बट नेचुरल है कि भाई यहाँ के युवा उसकी ओर आकर्षित हो रहे हैं, तो उसके पीछे कारण भी है जी। लेकिन हाँ ये है कि अगर इतनी संख्या में लोग आकर्षित होंगे तो सबको तो वो स्थान नहीं मिल सकता है जी। तो होना क्या कि वो प्रोडक्टिविटी पे फिर फर्क भी पड़ता है कि प्रोडक्टिविटी डाउन हो रही है, कि जो मान लीजिए भाई ठीक है, अगर 100 युवा अगर एक पद के लिए अगर आकर्षित हो रहे हैं तो चलिए ठीक है। अगर 10,000 एक पद के लिए आकर्षित होंगे तो 10,000 को तो पद नहीं मिल जाएगा जी, पद तो सीमित है। तो भाई ऐसी उनकी फिर प्रोडक्टिविटी कहाँ रही उनकी? तो वो प्रोडक्टिविटी जो हमारे युवा दे सकते हैं वो उसके लिए विपरीत प्रभाव डाल रही है। जैसे आपने बताया कि जो युवा है, उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, पूरे हम भारत की बात कर लेते हैं। अन्य देश में जैसे एआई, देखिए आज के समय में एआई का बहुत चलन है। अमेरिका का डिफेक्ट है, चाइना का भी ग्रोक है, तमाम अपने एक से एक एआई लॉन्च कर रहे हैं। भाई भारत एआई के मामले में भी उतना डेवलपमेंट नहीं कर पा रहा, ना ही वहाँ का युवा कुछ एआई, और एआई आने वाले समय में लगातार इतना खतरनाक साबित हो रहा है। जैसे कि हम बात कर रहे हैं, और अगर हम एआई के माध्यम से चाहें तो ये हमारा और आपका पूरा प्रोपोराइट तैयार हो सकता है कि हम आपस में बात कर रहे हैं, और ये एआई से चीजें ये हो सकती हैं। क्या लगता है कि एआई से कितना खतरनाक साबित हो सकता है आने वाले समय में देश के लिए? नहीं, एआई देखिए खतरनाक तो है ही, क्योंकि ये जो मतलब जो वास्तविक चीज नहीं है, अवास्तविक चीज है कि कल उसमें कोई भी मालवेयर आ जाएगा, ये संभावना तो हमेशा रहती है। और जहां मालवेयर कोई भी इधर आया उसमें, तो फिर कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि मानव मस्तिष्क एक अलग प्रक्रिया से चलता है और गाइडेड होता है, तमाम बहुत सी एक उसकी मशीनरी इतनी जटिल है, और उस मशीनरी को शासित करने के लिए आप एक आर्टिफिशियल चीज लेके आए हैं, तो कभी भी मालवेयर उसमें आने की संभावनाएं हो सकती हैं। और जैसे नहीं, वो एक था कि विश्वामित्र ने जब एक हमारे यहाँ पुरानी पौराणिक कथा है कि एक नई सृष्टि की रचना उन्होंने करना शुरू कर दी थी, तो फिर उस पर अंकुश लगाना पड़ा था कि आप नहीं ऐसा कर सकते हो, कि प्रकृति के विरुद्ध आप जाओगे तो कहीं ना कहीं कोई नुकसान की चीज होगी। तो वो चीजें हमेशा की कर देखिए भाई, विज्ञान
अभिशाप भी हो सकता है, वरदान भी हो सकता है। तो अगर हम उसके अच्छे पहलू को देखें तो हम उससे लाभान्वित भी बहुत हो सकते हैं, लेकिन हमेशा उसके दुरुपयोग की संभावनाएं भी रहती हैं। तो मतलब निसंदेह कि इसको जैसे टेम्ड यूज तो फायदेमंद है, लेकिन अनटेम्ड यूज कभी भी खतरनाक हो सकता है, पूरी सभ्यता के लिए खतरनाक हो सकता है। एक और सवाल है, वर्तमान में छोटे छोटे बच्चों के हाथ में मोबाइल दे दिए जाते हैं, ये कितना खतरनाक है? गलत है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि जब तक उनके अंदर वो समझ ना हो कि तब तक बहुत से देश अब प्रतिबंधित कर रहे हैं। ज्यादातर है आज के समय में, अगर घर में महिलाओं को काम करना है तो बच्चे को फोन पकड़ा दिया, बच्चा फोन चला रहा है और वो अपना घर का काम कर रही है। तो आदत यही से तो पड़ती है जी भाई। आप अगर इस चीज के लिए कि अपने वाइब्रेशन से बचने के लिए उसको वो चीज दे रही हो जो खतरनाक हो सकती है उसके लिए है भाई। जब एक समझ आ गई, एक समझ के दौर में, तब वो बच्चा कोई भी चीज अपने उस यूज के हिसाब से करेगा। जैसे मैंने भी अपने बच्चों को दिया, लेकिन उन पर निगरानी में रखता था कि हाँ ये मिसयूज ना करें इसको, लेकिन एक एज के बाद ही हमने दिया था उनको। उससे पहले तक वो टीवी पे ही उनकी निर्भरता थी कि जो कुछ देखना है टीवी में अपना देखो। जी, एक मेरा आपसे सवाल है, आपका कानून में इतना समय अभी तक बीत गया है, अब जब आप मेरिट में तैनात हैं, रिटायरमेंट के बाद क्या प्लान सोचा? रिटायरमेंट के बहुत से लोग सोचते हैं कि रिटायरमेंट के सुकून से अपने रहेंगे, घर पे रहेंगे। देखिए सुकून तो आपने ऐसा क्या सोचा है? सुकून तो भाई बट नेचुरल है कि सेवानिवृत्त तो सेवा से हो रहे हैं ना जी। मतलब अभी तो जीवन जब तक है तब तक तो कुछ ना कुछ तो करना ही है जी। और जब मानव मस्तिष्क है तो वो कुछ ना कुछ, और चूंकि हमारे जो फील्ड है वो ऐसी है कि जिसमें निरंतरता हमेशा बने रहने की संभावना है कि हमारा शरीर तो बूढ़ा हो सकता है, लेकिन जो हमारा ज्ञान है वो कभी भी नहीं बूढ़ा होगा। कि जो हमने अर्जित किया है और जो इतने सालों से हमने जो अनुभव के माध्यम से अर्जित किया है, तो फिलहाल तो हम रिटायरमेंट के बाद यहीं अपने मोहम्मदी नगर में ही बसना चाह रहे हैं, क्योंकि उसका उद्देश्य ये है कि हम अभी मतलब तमाम ऋण होते हैं जो जैसे पितृ ऋण होता है और मातृ ऋण होता है और गुरु का ऋण होता है, तो बाकी चीजें तो लगभग मुझे लग रहा है कि मैंने उतार दी है, लेकिन यहाँ की जनता का ऋण मैं भी नहीं उतार पाया। अच्छा। क्योंकि भाई इन्होंने ही मुझे कुछ दिया है, मैंने अभी इनको कुछ नहीं दे पाया है कि कह सकूं कि इनकी कोई सेवा कर पाई हूं। तो अब मैं रिटायरमेंट के बाद यहाँ की जनता के लिए कुछ ना कुछ ऐसा कि मेरी उपलब्धता रहे जिससे जनता लाभान्वित हो। मैंने जैसे कमी महसूस की है कि यहाँ पे हीनियस ऑफेंस के जो मुकदमे चल रहे होते हैं, मेरे पास फोन अक्सर आता है कि भाई साहब कोई वकील को करवा दीजिए किसी को, क्योंकि यहाँ अभी मोहम्मदी में उतने अच्छे क्रिमिनल लॉयर उपलब्ध नहीं है जितना कि और जगह पर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर या कोई भी। और जब डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से हायर करके यहाँ लाना चाहते हैं तो वो बहुत तगड़ी फीस वसूलना चाहते हैं। तो मैंने ये सोचा है कि मैं रिटायरमेंट के बाद रहूंगा, मेरी उपलब्धता रहेगी कि जब कभी भी मेरे किसी सहयोग की या मेरे किसी मार्गदर्शन की उसकी आवश्यकता होगी तो मैं उपलब्ध हूं यहाँ पर। तो उससे हमारे यहाँ रहने से यहाँ की जनता सीधे प्रत्यक्ष तौर पर लाभान्वित होगी। और उससे और एक मैंने प्लान किया है कि यहाँ पे मैं एक लीगल कंसल्टेंसी भी रन करना चाहता हूँ, जिसमें एक लीगल क्लिनिक टाइप का, जैसे नहीं एक होता हेल्थ कार्ड बनाया जाता है, ऐसे ही एक गरीब, खास तौर से गरीब लोगों के लिए कि जो इधर उधर भटकते हैं, नहीं सही सलाह मिल पाती है, तो उनके लिए एक उनका कार्ड बना देंगे। आइए आप एक मुश्त पहले रजिस्ट्रेशन, जिससे उनको लगे कि हाँ कुछ शुल्क भी वसूला जा रहा है, ऐसे ही निःशुल्क जो है नाम मात्र का शुल्क, और वो एक उनकी बुकलेट बना दी जाएगी। तो वो अपनी समस्या बताओ, समस्या का निदान हम पहले उसमें लिख देंगे और वो बुकलेट रहेगी हमारे कार्यालय में जहाँ पे हम रह रहे होंगे, जो हमारा कार्यालय होगा, और आप जाइए उस पर अमल करके आइए। अगर आपकी समस्या का समाधान हो गया बताइए आके, तो वो आपका वो क्लोज हो गया चैप्टर। नहीं तो फिर अगर वो उस जो हमने समाधान सुझाया उससे नहीं समाधान हुआ तो दूसरा ऑप्शन देखा जाएगा, या जो भी उसके लिए कुछ ना कुछ ऑप्शनल किया जा सकता है। तो ये गरीबों के लिए मैं निःशुल्क ही चलाना चाहता हूँ। मतलब आने वाले समय के लिए मोहम्मदी के लिए कुछ प्लान कर रहे हैं आप? हाँ, बिल्कुल मेरी प्लानिंग है। एक और मैं आपसे केस के बारे में डिस्कशन चल रही है तो इसी संबंध में ही बात करूंगा। अनुपम, जैसे कि गरीब हो या मध्यम वर्गीय परिवार में होता है तो उसे जानकारी नहीं होती है कि कैसे वकील करना है, क्या इस केस में क्या होगा। तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि अगर कोई घटना क्राइम से रिलेटेड होती है या किसी अन्य से रिलेटेड कोई घटना हो जाती है तो सामने वाला व्यक्ति को क्या करना चाहिए? पुलिस कभी सुनती नहीं है, पुलिस के वजह तो पुलिस भी उसकी नहीं सुन रही है, तो उसे न्याय के लिए क्या प्रक्रिया है,
ये आप थोड़ा सा बताइए। देखिए, इसके लिए तो हमारे केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार तक बहुत ही मतलब एक पूरा अधिनियम बना हुआ है। विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन जो हुआ है जी, राष्ट्रीय स्तर पर भी राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण है, राज्य स्तर पर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण है, और जिला स्तर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण है, और तहसील स्तर पर भी तहसील स्तर का है। तो जो जिला स्तर पर जो हमारा जिला विकास विधिक साक्षरता वाला जो कार्यक्रम जो चलाया जाता है, तो वहां भी कार्यालय बना हुआ है, वहां ई सेवा केंद्र भी है, वहां पर परामर्श के लिए भी सब चीजें उपलब्धता है। अगर कोई भी नहीं, जैसे गांव के जो नीम हकीम होते हैं, ऐसे वकील भी मतलब वो कुछ होते हैं जो कि होते नहीं वकील हैं, लेकिन वो अपनी गलत राय दे के इधर उधर भटकाने वाली चीजें, तो बेहतर है कि विकल्प राज्य सरकार ने कर रखा इंतजाम है। अच्छा। आप उस केंद्र पर जाके आप अपनी समस्या का समाधान खोजने के लिए आप राय भी ले सकते हैं, और यहां तक की है कि अगर मान लीजिए मुकदमा लिखाना है या आप पीड़ित हैं, तब भी समझ लीजिए कि किया गया है कि जैसे पहले क्या था, हम लोग लिखते थे तो एमकेस क्यूरी दिए जाते थे न्याय मित्र के रूप में। अब सरकार ने जो है अलग अलग हर जिले में उनको किया है लीगल एड डिफेंस काउंसिल। अच्छा। तो एक चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल होता है, एक उसके नीचे होते हैं, और 2 और जूनियर, मतलब बड़े जिलों में 5 हैं, छोटे जिलों में 4 हैं जी। तो वो जब कभी भी कोई भी जैसा एक्यूट है उसके पास हमारे सामने आया कि उसका कोई भी अधिवक्ता नहीं है, तो तुरंत हम जो है उसको नोट करते हैं और वहां भेज देते हैं, उपयुक्त अधिवक्ता तुरंत नियुक्त होकर आ जाता है और उसकी पैरवी होती है। अच्छा, अधिवक्ता वहां से मिल जाता है। हाँ, तो अब ऐसा नहीं है कि बस अगर आपको नहीं है तो कुछ नहीं है, तो अगर मान लीजिए मुकदमा आ गया कोर्ट में, तो आप डायरेक्ट न्यायाधीश से कह सकते हैं ये चीज कि साहब हमारे पास ये उपलब्धता नहीं है, तो तुरंत उसका समाधान होगा। ये राज्य सरकार केंद्र सरकार मतलब सब बजट भी आता है, सब चीजें उनको बकायदा पेमेंट सरकारी धन से किया जा रहा है उनको। अच्छा, लेकिन ये लोगों तक जानकारी नहीं मिल पाती है कि कैसे आपके माध्यम से आज जानकारी मिली है दर्शकों को। होती है, हम लोग समय समय पे विधिक साक्षरता शिविर और ये सब चीजें लगती हैं। अच्छा। उनमें समय दिया जाता है, लेकिन फिर भी चूंकि इतनी विशाल जनता समूह है हमारे पास कि तब भी कुछ ना कुछ कमी रही जाती है। तो अब यह है कि आप लोग भी प्रयास करिए कि भाई चीजें हैं कि हर स्तर पे उपलब्धता है, और ऐसा नहीं है कि सरकार बिल्कुल ध्यान रख रही है, हर एक चीज का ध्यान रख रही है, लेकिन बस है हम उसका उपभोग कर पाए जी। उस चीज की कमी है हमारे अंदर। तो जागरूकता और धीरे धीरे फैल रही है और फैलेगी। एक निजी सवाल भी हम आपसे पूछना चाहेंगे, आपके पूरे कार्यकाल में क्या कोई कभी ऐसा रहा हो कि कोई राजनीतिक दबाव बना हो या किसी नेता का फोन आया हो कि भाई ये केस है? वो कोई राजनीतिक दबाव ऐसा एजिटीज हम लोगों पर नहीं होता है। हम लोग स्वतंत्र हैं काम करने के लिए अपना जी, और करते भी हैं स्वतंत्रता से। हम तो इस समय एमपी एमएलए कोर्ट देख भी रहे हैं, मतलब मुकदमे तय भी किए हैं, कोई ऐसा नहीं दबाव। और बाकायदा एक सांसद महोदय का भी मुकदमा एक था, तो वो उसमें हमने सुनवाई करके ऑर्डर किया, बड़ा शालीन ढंग से वो बैठ के और सब चीजें अपना करते, तो ऐसा कुछ नहीं होता है कि मतलब हम लोग की स्वतंत्रता, हमें सरकार भी ये ध्यान रखती है कि मतलब कि कहीं पर से भी कोई भी चीज, और हम लोगों का जो बना हुआ है ढांचा ही इस तरह से, क्योंकि हम लोग मिलते ही नहीं है कि जहां पोस्टेड होते हैं वहां से हम सामान्य तौर पर जनता से मिलना जुलना ऐसे सामान्य तौर पे हमारा संभव नहीं होता है जी। राइट। तो नहीं है, कहीं भी राजनीतिक कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। अंतिम प्रश्न हमारे मोहम्मदी के युवाओं के लिए है, क्या ऐसा युवाओं को आपने लगातार जब बाहर तैनात है अपने, वहां बाहर के लोगों को भी देखते होंगे और यहाँ का युवा, मेरा मोटिव हर प्रश्न में आपने नोटिस किया होगा कि मैं युवाओं के लिए ज्यादा कोशिश करता हूँ। नहीं, क्या युवा मोहम्मदी के युवाओं के लिए क्या संदेश? देखिए, आप मुख्य जो मुद्दा है प्रोडक्टिविटी जी, आप जिस भी फील्ड में सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव हो सकते हैं उस फील्ड को चुनिए और उसमें अपना तन मन धन सब समर्पित करके, क्योंकि अंततः आपसे ही मिलकर देश बनाया। आप भाई जैसे युवा हैं आज, आप ही सक्षम है, वो सबसे ज्यादा एज ग्रुप यही है कि जो देश के लिए सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव हो सकता है। तो पहले तो अपनी क्षमता पहचानना कि आप किस फील्ड में क्या बेहतर कर सकते हैं, जिसमें सबसे सर्वश्रेष्ठ हो आप, वो क्षेत्र चुनिए और अपना सब कुछ समर्पित कर दीजिए। निरंतरता से लग जाएंगे, देखिएगा कि देश की पूरी दिशा ही बदल जाएगी, क्योंकि युवा ही ये तो हम भी कभी युवा के दौर से ही तो हमने सेवा शुरुआत की थी। तो युवा थे और आज वो वही युवा का जो जोश से काम किया, और आज जो है वो भाई एक पदीय स्थिति में और हायरार्की पे बैठे हुए हैं, और कुछ ना कुछ भाई जनता के लिए वहां क्या है, न्याय तो प्रदान कर रहे हैं वहां बैठ के। भाई जनता आती है सामने, आंख से देखती है अपने को कि हाँ, हम जो सामने बैठा व्यक्ति है इससे हम न्याय की
आस लगाए हैं और भाई हम प्रयास भी करते हैं अपना पूरा कि हाँ उसको न्याय मिले जी। तो हम युवाओं के लिए यही कहना चाहेंगे कि पहले तो अपनी क्षमता पहचानिए कि कौन सा क्षेत्र आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है और उस क्षेत्र में अपने को झोंक दीजिए, तो उससे पूरे देश की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और हमारा देश एक नए आयाम पर पहुंचेगा। आज हमारे साथ मौजूद थे मिस्टर चंद्रशेखर जी, जिनकी बातें आपने सुनी और ये चीजों को अपने जीवन में भी लाइए, जिससे कई चीजें बदल सकती है जिस हिसाब से वर्तमान में चल रहा है। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।